चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.4 मिडीवल इंडियन सिविलाइजेशन, मध्यकालीन भारतीय सभ्यता के बारे में। आइए हम लोग पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस लेसन वी हैव रेड अबाउट द गुप्ता एम्पायर। इसके पहले के चैप्टर में हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़े हैं। अब जो हमारे वीडियोस को लाइन से फॉलो कर रहे हैं वो पढ़े होंगे, और जो डायरेक्टली इस वीडियो को ओपन किए हैं मैं उनको बता दूं कि ये सामाजिक विज्ञान का आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें चैप्टर 00 जो कि इंट्रोडक्शन है उससे लेके चैप्टर 27 तक सारा वीडियोस लाइन बाय लाइन अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां से लाइन से पढ़िए ताकि आपको सब कुछ डिटेल में समझ आए। अभी इस सेक्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं मिडीवल इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। आफ्टर द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन began a prolonged period of political decentralization between the 8th and the 10th century, during which several kingdoms struggled for supremacy. अब देखिए, जब हर्षवर्धन राजा के राज्य के बाद बहुत लंबे समय तक जो राजनीतिक क्षेत्र में डिसेंट्रलाइजेशन हुई, मतलब तितर बितर हुआ, सब अलग हुए, कब 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक। इस समय बहुत सारे जो राज्य थे वो लोग इस बात से जूझ रहे थे कि वो कैसे सुप्रीम बनेंगे, राज करेंगे, सबसे ऊपर उठेंगे। इन नॉर्दर्न इंडिया द थ्री मेजर किंगडम्स वर दोज ऑफ द पालास, द प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास। अब देखिए, उत्तर भारत में जो तीन महत्वपूर्ण राज्य थे वो थे पालास के, प्रतिहारास के और राष्ट्रकूटास के। Smaller kingdoms or principalities were established by the Rajput dynasty of the Chauhans, Pramars, Gahadwalas, etc. अब देखिए, छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, जो कि कौन इस्टेब्लिश किए थे? राजपूत डायनेस्टी के लोग, जिस चौहान्स थे उसमें परामर्श थे, गहादवलास थे, ठीक है। इन दिस साउंड इट वाज द चोला डायनेस्टी दैट हैड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द कंट्री। दक्षिण क्षेत्र में छोला डायनेस्टी था, ठीक है, जिसका देश का ज्यादातर जो पेनिनसुलर एरिया था, द्वीप समूह था, वो उनके अंडर में था। दिस सिचुएशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज ग्रेटली फेवरेबल फॉर एन इन्वेडर लाइक मोहम्मद ऑफ गजनी। अब ये जो अवस्था था जिसमें जो राजनीति थी वो क्या थी? तितर बितर थी। इसमें जो आक्रमण करने वाला कौन था उस समय? मोहम्मद गजनी, ठीक है। गजनी के जो मोहम्मद थे उनको आक्रमण करने में आसानी हुई। आफ्टर सेवरल सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, मोहम्मद टर्न टूवर्ड्स इंडिया। सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में बहुत ज्यादा कामयाबी होने के बाद, बहुत जगह पर अपना राज्य स्थापित करने के बाद, मोहम्मद किस तरफ गए? भारत के तरफ। हिज इंडियन कॉन्क्वेस्ट बिगेन इन 1000 AD, after which he made repeated invasion over Punjab as far as Kashmir and eastern Rajasthan and then into the fertile area of the Gangetic Plains. अब भारत में वो जो हमला करना चालू किए, वो जो अपना राज्य स्थापित करना चालू किए, कब्जा करना चालू किए, वो कब चालू हुआ? 1000 AD में। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आक्रमण किए पंजाब के ऊपर, कश्मीर तक, ईस्टर्न राजस्थान तक, और उसके बाद गैनेटिक प्लेन तक। However, Muhammad was not interested in establishing his rule over this country. लेकिन इस देश में मोहम्मद अपना रूल इस्टेब्लिश करना नहीं चाहते थे, वो उतना रुचि नहीं थी उनकी। 2.4.1 Political events. Muhammad invasion were followed by the coming of Turks. अब जब मोहम्मद यहाँ पर भारत में आक्रमण किए थे तो उसके बाद कौन आए? टर्क आए, ठीक है, टर्की के लोग आए। द टर्क्स एस्टैब्लिश्ड देयर रूल ओवर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया बाय द 13th सेंचुरी। अब 13th सेंचुरी तक जो टर्क्स थे वो उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में अपना राज्य स्थापित कर दिए थे। द टर्किश रूलर्स वर नोन एज सुल्तान्स एंड रूल फ्रॉम देयर कैपिटल एट दिल्ली। अब जो टर्किश रूलर्स थे उनको क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था, और वो अपने कैपिटल से दिल्ली को रूल करते थे। देयर एम्पायर इज दस्ट कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत, इसलिए उनका जो साम्राज्य था उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इट्स मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी वर दोज ऑफ द खलजीज एंड द
तुगलक्स। अब इनके जो सबसे पावरफुल डायनेस्टीज थे वो किसके थे? खलजी और तुगलक्स के। मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स हैड टू फेस द थ्रेट ऑफ इन्वेजन बाय द मंगोल्स। अब इसमें से ज्यादातर जो रूलर्स थे, जो राज कर रहे थे, उनको ये बात का डर था कि मंगोल्स आक्रमण करेंगे। Meanwhile, in the south, the two powerful kingdoms of Vijayanagar and Bahmani were constantly competing with each other for political supremacy. अब दक्षिण भारत में जो सब बहुत ही पावरफुल साम्राज्य थे, विजयनगर और बहमनी का, वहां पर वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे ताकि वो राजनीतिक क्षेत्र में महान बन सके। The coming of the Mughals in the early 16th century marked a new era in Indian history. अब जब 16वीं सदी 16th century चालू हुआ, तब भारत के इतिहास में एक नया दौर आया जब मुगल्स आए। Politically, it saw the consolidation of an all-India empire on a scale that had not been witnessed in India for a long time. राजनीतिक रूप में देखा जाए तो पूरे भारत में साम्राज्य हुआ, ठीक है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में, जो भारत अभी तक नहीं देखा था। सोशली एंड कल्चरली दिस वाज अ पीरियड ऑफ फ्यूजन ऑफ वेरियस ट्रेडिशन। अब सामाजिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में देखा गया तो यह एक ऐसा समय था जहां पर बहुत सारे ट्रेडिशंस के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिल गए, बहुत सारे परंपरा के लोग एक दूसरे के साथ रहने लगे। Out of this fusion was born a unique tradition which could be seen in the social life, religious practices and beliefs, and in the various arts. अब ये जो मेल हुआ, इसमें एक नया परंपरा बना जो कि देखा जा सकता है सामाजिक जीवन में, वो लोग के धार्मिक नियम कानून में, वो लोग जो विश्वास करते थे, ठीक है, और बहुत सारे कलाकृति में। It was based on mutual acceptance and a harmonious coexistence. अब ये एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हुआ और ये हुआ कि हाँ ठीक है, जो लोग हैं सब अपना अपना धर्म मान सकते हैं, अपने अपने विश्वास पे जी सकते हैं। Parallel to these centralized empires such as the Delhi Sultanate and the Mughal Empire, there flourished several smaller regions and provincial independent ruling dynasties. अब देखिए, ये जो सेंट्रलाइज्ड एम्पायर्स था, राज्य था, साम्राज्य था, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर जो था, छोटे छोटे जो रीजनल या प्रोविंस आप कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टीज भी समय बहुत फल फूल रहे थे। सम ऑफ दीज वर द लियास शाही एंड हुसैन शाही डायनेस्टी ऑफ बंगाल, द अहम्स ऑफ असम, द गजापति डायनेस्टी ऑफ ओडिशा, द डायनेस्टीज ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़ इन राजस्थान, एंड द शारिक डायनेस्टी ऑफ जौनपुर। अब ये अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में यहां बताया गया है। The reign of these independent regional dynasties witnessed the growth of strong and flourishing regional and sub-regional languages, literature and culture. अब ये जो independent dynasties थे, ठीक है, ये लोग ये चीज देखे कि उन लोगों का भाषा में, लिटरेचर में, संस्कृति में बहुत ज्यादा रीजनल लेवल पे, सब रीजनल लेवल पे बहुत फला फूला, बहुत ये स्ट्रांग हुआ। 2.4.2 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए इसके जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस आए थे उसके बारे में पढ़िए। द कमिंग ऑफ द टर्क्स एंड द मुगल्स ब्रॉट इन न्यू आइडियाज ऑफ सॉवरेनिटी एंड गवर्नेंस। अब देखिए जो टर्क्स आए थे, टर्की से जो मुगल्स आए थे भारत में, इससे एक नया दौर आया, एक नया सोच आया, ठीक है, किसका? संप्रभुता का, सर्वोच्च सत्ता का, मतलब सबसे ऊपर कौन रहेगा, कौन राज करेगा, ठीक है, कौन शासन करेगा। इन द फर्स्ट प्लेस किंगशिप इटसेल्फ हैड नो क्लियर कट लेजिटिमेट प्लेस इन द इस्लामिक कॉन्सेप्शन ऑफ पॉलिटी which was based on the notion of a community of equals। अब देखिए सबसे पहले में इस्लाम जो धर्म था उसमें किंगशिप का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है, कि कोई एक होगा जो सब पे राज करेगा। इस्लाम तो ये बोलता था कि सब एक बराबर है। Initially, power was shared between the Sultan and the powerful Turkish chiefs or nobles। अब प्रारंभ में क्या हुआ, जो सुल्तान थे और जो ताकतवर टर्किश चीफ्स थे, नोबल्स थे, उनके बीच में जो पावर है वो बांटा गया। But the reign of Balban saw an elevation in the position of the Sultan, so much so that he assumed absolute power in all matters of state and governance। लेकिन जब बलबन का राज था तो उस समय सुल्तान का जो पोजीशन था वो बहुत ही ऊंचा हुआ, बहुत ही आगे बढ़ा।
और ये माना जाने लगा कि हर एक चीज में, स्टेट में या राज्य करने में, शासन करने में उनका पूरा पावर हो चुका था। द पावर ऑफ द टर्किश नोबिलिटी वॉज कंसिडरेबली डाउनसाइज्ड। अब जो टर्किश थे उनका जो शक्ति था वो सुल्तान के मुकाबले काफी कम हो गया था। द मुगल्स एस्टैब्लिश्ड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। अब जो मुगल थे वो अपना ताकत और जो उनके राजा का प्रेस्टीज था वो बहुत ही ऊंचाई तक लेके चले गए। द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड द मुगल एम्परर्स मेड सम इनोवेशंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब दिल्ली के जो सुल्तान थे और जो मुगल एम्परर्स थे वो नए नए तरीका लाए चलाने के लिए राज्य। द मुगल एम्परर केम टू बी रिगार्डेड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब जो मुगल साम्राज्य के लोग थे जो ताकतवर थे उनको क्या माना गया? Emperor of India. In the Delhi Sultanate, military commanders were assigned territorial units known as इक्ताज। अब जो दिल्ली सल्तनत में जो मिलिट्री कमांडर थे, जो सेना के लोग थे, ठीक है, उनको टेरिटोरियल यूनिट्स दिया गया इक्ताज नाम से। These territories were transferable। अब ये जो टेरिटरीज थे उसको आप ट्रांसफर कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। The assignees of these इक्ताज were not given ownership of the land but only control over the revenues collected from them। अब जो लोग इस इक्ताज में रहते थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको जमीन के ऊपर अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन जो कमाई होती थी वो लोग कलेक्ट करते थे। This revenue was to be used by the इक्तदार, that is the assignee, to meet his own requirement as well as for the maintenance of the troops। अब ये जो पैसा उसको मिलता था, किसको? इक्ताक्स के जो हेड था इक्तदार, वो अपना खर्चा इससे चलाता था और साथ ही साथ जो उसके ट्रुप में लोग थे, जो समूह में लोग थे, उसको देखभाल करना होता था इस पैसे से। He would then be expected to provide military support with these troops whenever called upon by the emperor to do so। और यह इनसे उम्मीद होती थी कि ये जब इनके राजा इनको बुलाएंगे तब ये जाएंगे, अपना मिलिट्री सपोर्ट देंगे अपने पूरे सैनिक बल के साथ। However, the pre-existing structure of control over land and the hierarchy in the landed system of the village continued largely undisturbed। लेकिन अब देखिए जो कंट्रोल था जमीन के ऊपर, ठीक है, जो गांवों के ऊपर जो सिस्टम था वो चेंज नहीं हुआ था। The Mughal system was more penetrative with control over the revenue and landed network going much deeper right to the village level। आज जो मुगल थे उन लोगों का जो सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा अंदर तक जाता था, जो कि वो लोग एकदम बेस रूट तक, एकदम निचले स्तर तक कंट्रोल करते थे, विलेज लेवल तक, गांव तक। द मुगल्स अपॉइंटेड मनसबदार्स हु परफॉर्म मिलिट्री एंड सिविल ड्यूटीज। अब जो मुगल्स थे वो मनसबदार्स को रखे, वो लोग क्या करते थे? मिलिट्री और सिविल ड्यूटीज करते थे। The mansabs were actually ranks of position which was fixed according to the position of the officers in the Mughal bureaucracy and the military contingents with under their command। अब देखिए मनसब्स जो होते थे ये रैंक ऑफ पोजीशन था, किसका? एज पर द ऑफिसर्स, जिसका क्या पोजीशन रहेगा, और जो मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स थे, ठीक है, सबको एक ओहदा दिया गया था। These mansabdars were mostly paid through land assignments called जागीर्स which were frequently transferable। अब ये जो मनसबदार्स थे इनको कैसे पेमेंट होता था, इनको कैसे भुगतान किया जाता था? इनको लैंड असाइनमेंट दिया जाता था, जागीर्स दिया जाता था। वो जागीर आप ट्रांसफर कर सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे। These were similar to इक्ताज with the difference that while इक्ताज combined administrative charges, जागीर्स did not। अब देखिए ये इक्ताज जैसे ही थे, लेकिन बस अंतर ये था कि इक्ताज जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे और जागीर्स ये नहीं करते थे। द मुगल सिस्टम वॉज क्यूरियसली डिपेंडेंट ऑन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मनसबदारी एंड द जागीरदारी सिस्टम। अब देखिए जो मुगल सिस्टम था, साम्राज्य का जो चलने का तरीका था, वो मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम के काम के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता था। अब आइए आगे देखिए 2.4.3 इकोनॉमी। अब इकोनॉमी इन लोगों का अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था कैसा था? Thus Delhi Sultanate as well as the Mughal Empire was based on the surplus of agricultural produces of the peasants that was extracted in the form of revenue। अब दिल्ली सल्तनत और जो मुगल एम्पायर है, ठीक है, वो किस चीज के ऊपर निर्भर था? जो खेती करके उत्पादन होती थी उसका एक्स्ट्रा पे जो सरप्लस होता था किसान का, ठीक है, जिससे वो रेवेन्यू कमाते थे, इनकम करते थे। इन द मुगल एम्पायर पर्टिकुलरली इन द रेन ऑफ अकबर
फार रीचिंग चेंजेस वर मेड इन द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। मुगल एम्पायर में खासकर जब अकबर का राज था तब ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका था उसमें बहुत बदलाव हुआ। लैंड वॉज मेजर्ड एंड लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट एरिया ऑफ लैंड। अब जो जमीन था उसका नापा गया और जितना जमीन था उस हिसाब से उस एरिया से कितना रेवेन्यू आना चाहिए वो कैलकुलेट किया गया। फर्टिलिटी ऑफ द लैंड वॉज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट। अब जो जमीन है वो कितना उपजाऊ है उसके ऊपर भी निर्भर करता था कितना रेवेन्यू होगा। The cash value of the state share of the produce was then calculated according to the prevailing market prices and the revenue was fixed in cash terms accordingly। अब जो प्रोडक्शन होता था ठीक है किसी स्टेट का उसका कैश वैल्यू कितना है ठीक है वो मार्केट प्राइस से देखा जाता था कि जो कुल उत्पादन है उसका बाजार दाम कितना है उस हिसाब से और उस हिसाब से उसका रेवेन्यू फिक्स किया जाता था और वो भी कैश पैसे में ही था। द स्टेट एनकरेज्ड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कैश। अब जो स्टेट था वो ये बात पर प्रोत्साहन देता था जोर देता था कि जो रेवेन्यू का पेमेंट होगा वो पैसे में कैश में होगा। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द स्टेट एनकरेज्ड कैश क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए ये जो समय था इसमें जो खेती बाड़ी थी वो कमर्शियलाइज्ड हो गई थी ठीक है और जो राज्य थे वो कैश क्रॉप प्रोडक्शन करते थे मतलब वह सब अनाज उगाते थे जो बेच के वो लोग पैसा ला पाए। The state also took a lot of interest in the extension of cultivation into zones which were hitherto uncultivated or forest areas। अब देखिए जो स्टेट था वो लोग इस चीज पे भी ध्यान दिए कि खेती करने के लिए और जगह का जरूरत होगा तो वो लोग जगह जमीन बढ़ाते थे या तो वो लोग जंगल एरिया का इस्तेमाल करते थे या उस एरिया का इस्तेमाल करते थे जहाँ पे खेती नहीं हो रही है। इट गेव वेरियस इंसेंटिव्स टू पाइनियर एग्रीकल्चरिस्ट। अब इससे क्या हुआ जो लोग काफी समय से खेती बाड़ी करते थे ठीक है जो इस खेती बाड़ी के क्षेत्र में काफी ऊंचे थे उनको बहुत फायदा हुआ। द स्टेट ऑल्सो एडवांस टू पीजेंट्स लोन्स एज वेल एज रेवेन्यू रिलीफ इन टाइम्स ऑफ क्रॉप फेलियर। जब अनाज का नुकसान होता था ठीक है खेती बाड़ी में नुकसान होता था तो स्टेट क्या करता था किसान को लोन देता था और उन लोगों को रेवेन्यू रिलीफ भी देता था उनका थोड़ा कर माफ कर देता था उन लोगों की मदद करता था। ट्रेड एंड कॉमर्स विच हैड डिक्लाइंड ग्रेटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ द गुप्तास सॉ अ रिवाइवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखिए व्यापार में जो गुप्तास के समय जो कमी आई थी जो पतन हुआ था वो इस समय ठीक होने लगा। अर्बन सेंटर्स फ्लरिश्ड आफ्टर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ डिक्लाइन। अब काफी समय जब पतन हुआ बर्बादी हुआ उसके बाद अर्बन सेंटर्स हुआ व्यापार करने के लिए। इनलैंड ट्रेड इंक्रीज्ड इन द 13th and 14th century एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू अर्बनाइजेशन। अब इनलैंड ट्रेड चालू हुआ 13th और 14th सेंचुरी में इस नए अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से। अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड कनेक्टिंग दीज अर्बन सेंटर्स केम अप which also facilitated trade। अब बहुत बड़ा रोड्स बनाने लगे लोग जिससे कि व्यापार करने में उन लोगों को आराम होने लगा। सिटीज लाइक दिल्ली आगरा लाहौर मुल्तान ढाका अहमदाबाद सूरत एंड बॉम्बे रोज इन इम्पोर्टेंस। अब कुछ कुछ शहर जैसे दिल्ली आगरा लाहौर मुल्तान ढाका अहमदाबाद सूरत और मुंबई बॉम्बे इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो गए। The merchandise from Punjab was sent to markets in the West and Central Asia। अब पंजाब में जो चीज बनता था वो वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया में भेजा जाने लगा बाजार में। Political stability and relative peace established by the Mughals made it possible to travel with considerable ease among the cities of the empire। अब देखिए उस समय जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और जो पीस था जो शांति का माहौल था जो मुगल्स लाए थे तो इससे आराम हो गया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें ठीक है। कोस्टल ट्रेड ऑल्सो फ्लरिश। अब देखिए जो कोस्टल व्यापार था कोस्टल व्यापार क्या होता है तटीयवर्ती जो समुद्र से व्यापार होता था उसमें ही बहुत विकास हुआ। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिंग क्लासेस एंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस वर ऑफ हाई स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रिटी। अब बहुत ज्यादा व्यापारी हो गए ठीक है कमर्शियल काम होता था बहुत और ये अच्छे स्टैंडर्ड से होते थे।
The Seths, Bohras and Modis were engaged in long distance trade, while the Vyaparis and Baniks dealt in local and retail trades. The Saraf and Shroffs were money changers who issued hundis और bill of exchange. अब देखिए, जो दूर दूर तक का व्यापार होता था वो सेट्स, बोहराज, मोदीज देखते थे. जो लोकल व्यापार होता था, रिटेल ट्रेड होता था, वो व्यापारीज या बानिक देखते थे. और जो सराफ या श्रॉफ होते थे वो मनी चेंजर्स होते थे, वो लोग हुंडी देते थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते थे. द हुंडी वॉज अ लेटर ऑफ क्रेडिट दैट कुड बी पेड एट अ लेटर डेट एट द डेजिग्नेटेड प्लेस. अब देखिए, हुंडी क्या होता है? एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है. आप किसी को उधार दिए, हुंडी में लिखा है आप कितना उधार दिए, अब इस उधार को कब चुकाना है, कहाँ चुकाना है, वो सब लिखा होता था. This facilitated the movement of goods from one part of the country to another, as it made the transaction of money over the long distance remarkably easy. अब इससे क्या हुआ? एक जगह से, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार होने लगा. आप प्रोडक्ट को लेके जा सकते थे, क्योंकि जो मनी का ट्रांजैक्शन था वो आसान हो गया था. अब लोग कैश लेके नहीं जाते थे, क्योंकि आप अपने साथ पैसा रहेंगे तो क्या होगा? लूट हो सकता है, छिनताई हो सकती है, चोरी हो सकती है. लेकिन अगर आपके पास एक कागज है तो कागज तो कोई चोरी नहीं करेगा ना. अगर मैं मॉडर्न डे में बात करूं, अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग बैंक से चेक इशू करते हैं. मान लीजिए आपका चेक अगर किसी को मिल भी जाता है तो वो तो उस चेक का कुछ नहीं करेगा. अगर उससे वो बैंक से पैसा निकालता है तो भी वो पकड़ा जाएगा. तो इसलिए बहुत आसान हो गया व्यापार. 2.4.4 कल्चर एंड रिलीजियस लाइफ. अब देखिए, इन लोगों का सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन कैसा था. इन द स्पेयर ऑफ रिलीजन एंड कल्चर द मिडीवल पीरियड विटनेस्ड अ ग्रेट सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशंस. अब मध्यकालीन युग में बहुत ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में मिलावट हुआ. बहुत तरह के धर्म एक साथ मिलकर भारत में रहने लगे. The Bhakti movement and Sufism in the religious sphere are example of this. अब उस समय भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म, ये सब धार्मिक क्षेत्र थे, ये उदाहरण है. The Bhakti movement which stressed on oneness with God through personal devotion came very close to the everyday life of ordinary people. आप देखिए, जो भक्ति मूवमेंट, ये क्या क्या चीज पे जोर डाला कि हर व्यक्ति को भगवान का प्रति आस्था रखना चाहिए और प्रतिदिन उन लोगों को भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए. तो ये लोगों के बीच में आया. इट स्ट्रेस्ड ऑन लव, प्योरिटी एंड डिवोशन रादर देन रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस. वह इस चीज पे जोर डालता है भक्ति मूवमेंट की प्यार होना चाहिए, सादगी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए. आप अपने भगवान को, अपने प्रभु को याद करिए. वो लोग नियम कानून, परंपराओं और बलिदानों पे बिलीव उतना नहीं करते थे. इट क्वेश्चन द कास्ट सिस्टम एंड द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स. ये जो जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंच नीच, ये सब पे वो लोग सवाल उठाते थे. और जो ब्राह्मण्स थे उनके ऊपर वो सवाल उठाते थे कि ब्राह्मण्स को इतना अथॉरिटी क्यों दिया गया है. भक्ति सेंट्स लाइक रामानंदा, कबीर, रविदास, मीराबाई, गुरु नानक, तुकाराम एंड चैतन्य महाप्रभु had a deep impact on the minds of the common people and this influence continues even today. अब उस समय जो भक्ति सेंट्स थे, साधु थे, रामानंद थे, कबीर थे, रविदास, मीराबाई, गुरु नानक, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, उस समय उन लोगों के, आम लोगों के दिमाग में इनकी बातें चलती थी. ये जो बोलते थे वो लोग मानते थे. और आज भी ये जो कह के गए हैं, हम लोग कबीर के दोहे पढ़ते हैं, इन सबके लिखे हुए चीज़ों को पढ़ते हैं. इन फैक्ट सम ऑफ दीज सेंट्स डेवलप लार्ज फॉलोइंग. अब सच्चाई ये भी है कि इनमें से कुछ कुछ जो सेंट्स थे, ठीक है, वो लोग साधु संत, वो लोग का बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बन गए. लाखों करोड़ों लोग उनको मानने लगे. फॉर एग्जाम्पल, गुरु नानक हैड डीप इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल ऑफ पंजाब. अब पंजाब के जो लोग हैं वो लोग गुरु नानक, जो संत साधु महात्मा हैं, उनको बहुत मानते हैं. His large following led him to found a new religion called Sikhism, whose followers are called Sikhs. अब ये जो इनके जो इतने फॉलोअर्स थे, इससे वो एक नया धर्म बनाए, सिखिज्म, ठीक है. और जो लोग सिखिज्म फॉलो करते हैं उनको सिख कहा जाता है. ये पंजाब में है. अब देखिए, ये गुरु नानक जी का तस्वीर है, ठीक है, ये है गुरु नानक जी. अब डू यू नो, क्या आपको पता है कबीर के दोहे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए. अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इन एंग्विश एवरी वन प्रे टू हिम, इन जॉय डज नन.
टू वन हु प्रेज इन हैप्पीनेस हाउ सॉरो कैन कम। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जब दुख होता है, ठीक है, तब सब भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब सुख रहता है, जब इंसान खुश रहता है, तो कोई भगवान को याद नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति अपने सुख में भी खुश है, तब भी अगर भगवान की पूजा पाठ करे, तो उसको कभी दुख होगा ही नहीं। In a similar manner, the Sufi sense also stressed on devotion and love as the only way to realize the divine. अब इसी तरह से जो सूफी संत साधु थे, वो भी प्यार, डिवोशन बताए कि आप अपने प्रभु को पूजा पाठ करिए, उनको सच्चे दिल से मानिए, आप सब जगह प्यार बांटिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से जी पाएंगे, आपको अच्छा जीवन मिलेगा। दे प्रीच टॉलरेंस एंड कंपैशन। वह यह किए कि आपको बहुत बार ऐसा होगा जीवन में कि आपको चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ेगा। टॉलरेशन का मतलब क्या होता है? आप में सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है, आपको चीज़ों को सहना चाहिए, साथ साथ आपको दया दृष्टि, कंपैशन मतलब दया, दूसरों के प्रति आपका दया दृष्टि होना चाहिए। दे लिव्ड लाइव्स ऑफ ऑस्टेरिटी एंड शेयर द शोरोज एंड एंजाइटीज ऑफ द कॉमन मासेस। अब वो लोग ऐसे जीवन जीते थे जिसमें वह दूसरों को क्या तकलीफ है, वो लोग कैसे ठीक कर पाएंगे, दूसरों की सेवा में ही वो लोग रहते थे। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? तपस्या। जो संत महात्मा थे वो लोग तपस्या करते थे। एज अ रिजल्ट देयर इन्फ्लुएंस ओवर द मासेस बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स वॉज वेरी स्ट्रांग। अब ये जो लोग थे, इनका जो भीड़ पे, जो दुनिया पर जो लोग हैं, भारत में उस समय जो लोग थे, उनके ऊपर इतना प्रभाव था कि दोनों हिंदू और मुस्लिम बहुत ही ताकतवर हुए। There was also a lot of interaction between the Sufi and the Bhakti saints and exchange of philosophical idea took place. अब देखिए जो सूफी संत थे, महात्मा थे, जो भक्ति संत महात्मा थे, इनके बीच में बहुत बात भी होता था और बहुत फिलोसॉफिकल जो इन लोगों का सोच था वो भी बदल एक दूसरे को ये लोग देते थे। बोथ ट्रेडिशन इन फैक्ट एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन द टू कम्युनिटीज। अब ये जो टू कम्युनिटी हुआ, दोनों कम्युनिटी, इसके बीच में एक ब्रिज की तरह ये काम किए। कौन? सूफी संत, भक्ति संत। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविटी 2.1, ट्राई टू फाइंड आउट इफ एनी भक्ति एंड सूफी सेंट लिव्ड इन योर स्टेट और योर नेबरहुड। कोशिश करिए ये जानने का कि आपके राज्य में या आपके आस पड़ोस में कोई भक्ति संत या सूफी संत रहे हों। ट्राई टू फाइंड मोर अबाउट देम। अब उनके बारे में और जानने की कोशिश कीजिए। विजिट देयर श्राइन, उनके मंदिर पे जाइए या मस्जिद पे जाइए। व्हाट डिड यू सी, वहां जाए, अगर आप गए तो आप क्या देखें। राइट योर एक्सपीरियंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। अब आपका जो अनुभव रहा उसको आप 80 से 100 शब्दों में लिखिए। कबीर immensely contributed to the Bhakti movement and is considered a pioneer of Bhakti along with Ravidas, Farid and Namdev. कबीर दास जी बहुत ज़्यादा योगदान दिए भक्ति मूवमेंट में, ठीक है, और ये कहा जाता है कि भक्ति मूवमेंट में वह रविदास जी के साथ, फारिद जी के साथ, नामदेव जी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था उनका, बहुत ही महान थे उस समय। The concept given by all of them of love as a path of suffering may possibly indicate in some measures a depth to the Sufis. अब ये जो वो लोग कॉन्सेप्ट लाए कि प्यार ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, आपके दुख दर्द मिट सकते हैं। ये हो सकता है कि उन लोगों का सूफी से आइडिया एक्सचेंज हुआ हो। On the other hand, Sufi saints of South Asia played an instrumental role in spreading Islam in India. दूसरी तरफ जो सूफी संत थे जो दक्षिण एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने में। सूफी संत्स have emerged periodically to reshape the sacred in society. अब जो सूफी संत थे वो समय समय पर समाज में अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। Some of the prominent Sufi sons were मोइनुद्दीन चिश्ती, आमिर खुसराव एंड इनायत खान। अब जो उस समय के जो बहुत ही महान सूफी संत महात्मा थे उनमें से कुछ हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, आमिर खुसराव और इनायत खान। Language, literature, art, architecture, music and dance also bore out this
tradition of synthesis between different tradition. अब देखिए, अलग अलग भाषाएं थी, लिटरेचर्स था, कला थी, आर्किटेक्चर, संगीत, नाच. इससे क्या हुआ, ये जो सिंथेसिस हुआ, मिलावट हुआ अलग अलग ट्रेडिशंस का, संप्रदायों का, संस्कृति का, धर्मों का, वो बोर आउट हुआ. In the area of language and literature, classical languages like Persian and Sanskrit flourished. अब भाषा के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में जो पर्शियन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा फले फूले, विकास हुआ इनका. बट द रियल रिमार्केबल डेवलपमेंट वॉज इन द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज. लेकिन जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वह रीजनल लैंग्वेज में हुआ. अंडर द मुगल्स, पेंटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द रॉयल कारखानास एंड पेंटर्स वर ऑन गवर्नमेंट पेरोल. अब मुगल के राज्य के दौरान जो रॉयल कारखाना था वहाँ पे पेंटिंग किया जाता था, और जो पेंटर्स थे, जो लोग पेंटिंग करते थे, उन लोगों को सरकार पैसा देती थी. द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग रिप्रेजेंटेड अ कंप्लीट एसिमिलेशन ऑफ द पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल. अब जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, वहाँ पर पर्शियन और इंडियन स्टाइल का जो पेंटिंग है वहाँ पे सब मिला के दिखाया गया है. दिस इज टू सम एक्सटेंट was a result of the fact that the artists of this school brought with them elements of various tradition to which they belonged, like Rajputana, Gujarat, Malwa, etc. अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उस समय जो आर्टिस्ट थे जो आए थे इस स्कूल में, वो अपने साथ अलग अलग धर्म, संप्रदाय, सांस्कृतिक लेके आए थे. कुछ राजपुताना थे, कुछ गुजरात से थे, कुछ मालवा से थे. Some famous painters were दशवंत, बसवन, मुकुंद एंड केशव. अब जो उस समय बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम था दशवंत, बसवन, मुकुंद और केशव. द सुपरविजन ऑफ द पर्शियन मास्टर लाइक अब्दुल समाद एंड सैयद अली ब्रॉट इन एन एलिमेंट ऑफ पर्शियन स्टाइल एज वेल. अब जो पर्शियन मास्टर्स थे, ठीक है, उनके निर्देशानुसार जो लोग काम करते थे, जैसे कि अब्दुल समाद थे, सैयद अली थे, वो भी पर्शियन स्टाइल में बहुत ही उम्दा काम हुआ. मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन वाज अनदर हॉलमार्क ऑफ मुगल पेंटिंग. अब मुगल के दौरान जो चित्रकारी हुई उसमें मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन भी किया गया. अनदर फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल लाइफ इन मेडिवल इंडिया इज विजिबल इन इट्स इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. अब देखिए, जो एक और चीज जो मध्यकालीन युग में हम लोग देखे कि जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बना, ठीक है, वो बहुत ही उम्दा था. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, आश्चर्य करने वाला, मन मोहने वाला. ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अडॉप्शन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज, मोटिव्स एंड डिजाइंस टू पर्शियन स्टाइल. अब ये कैसे हुआ, जो इंडियन रिसोर्सेज था, एक्सपर्ट थे यहाँ के जो लोग काम करते थे, उसके साथ पर्शियन स्टाइल को मिलाया गया. New features like the arc and the dome were combined with the use of Hindu motifs like bell, lotus, swastik and kalash or water pot. अब देखिए, आर्क बनाए गए, डोम्स बनाए गए. ठीक है, गुंबद होता है डोम्स, आर्क होता है मेहराब. ठीक है, खंड धुत होते थे. ठीक है, और ये जो हिंदू मोटिव्स थे जैसे घंटी, कमल, स्वास्तिक, ये देखिए ये स्वास्तिक होता है. ठीक है, फिर कलश रखते हैं हम लोग आज भी. अपने घर में पूजा पाठ होता है तो गेट के बाहर कलश में पानी रखते हैं. मंदिर जाएंगे तो वहाँ भी आप देख पाएंगे. द कुतुब मीनार, द आलिया दरवाज़ा, द एंड वेरियस मॉन्यूमेंट्स ऑफ द तुगलक पीरियड लाइक द टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड. अब देखिए, दिल्ली सल्तनत पीरियड जब दौर चल रहा था उस समय कुतुब मीनार बनाया गया, आलिया दरवाज़ा बनाया गया, और तुगलक पीरियड में जो गियासुद्दीन तुगलक का जो टॉम्ब बनाया गया वो बहुत ही उम्दा उदाहरण है उन समय के आर्किटेक्चर का, कलाकृति का. द मॉन्यूमेंट ऑफ द मुगल पीरियड रिफ्लेक्ट अ डीपर सेंस ऑफ फ्यूजन एंड एसिमिलेशन ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल. अब मुगल पीरियड में जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उससे ये पता चलता है कि जो इंडियन इस्लामिक स्टाइल है उसका फ्यूजन हुआ था, उसको लिया गया था. फॉर एग्जाम्पल द मॉन्यूमेंट ऑफ फतेहपुर सिकरी लाइक पंचमहल
Birbal's palace and Ibadat Khanna, as well as the tomb of Humayun in Delhi. Akbar's famous tomb at Sikandra, Itmadullah Tugh's tomb in Agra, and of course the Taj Mahal was outstanding example of Mughal architecture. अब ये सब जो एग्जाम्पल आप पढ़े यहाँ पे फतेहपुर सिकरी में जो मॉन्यूमेंट है, जैसे पांच महल, बीरबल पैलेस, इबादत खाना और फिर हुमायूं का जो टॉम्ब है दिल्ली में, फिर अकबर का जो प्रसिद्ध टॉम्ब है सिकंदरा में, फिर इत्मादुद्दौला's टॉम्ब आगरा में, और फिर जो सबसे ज़्यादा अच्छा ताजमहल, वो मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में हम लोगों को बताता है कि वह कितना उम्दा था। अब देखिए ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये कुतुब मीनार का है। यहाँ पे जितना भी आप नाम पढ़े हैं, अगर इसको आप नेट में सर्च करेंगे और इमेजेस में जाएंगे तो आप उसका इमेज फ़ोटो देख पाएंगे, ठीक है। और कभी अगर आप दिल्ली जा पाएँ तो आप कुतुब मीनार जाके देखिएगा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या हुआ था। म्यूज़िक वॉज पैटर्नाइज्ड बाई मोस्ट मिडीवल रूलर्स इन इंडिया। अब मध्यकालीन भारत में, या आप कह सकते हैं मध्यकालीन समय में भारत में जो लोग राज कर रहे थे वो लोग संगीत के तरफ बहुत ज़्यादा संरक्षित थे, वो लोग संगीत को बचा के रखे थे। इंडियन सिस्टम ऑफ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंटरफेस्ड विद अरब, ईरानियन एंड सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक। अब भारत का जो वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था, संगीत था, उसको अरब के साथ, ईरानियन और सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक के संग मिलाया गया। न्यू राग्स केम टू बी कंपोज्ड, नए राग बने। द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन ऑल्सो गेव एन इम्पल्स टू द न्यू डिवोशनल स्टाइल ऑफ म्यूजिक। अब देखिए जो भक्ति ट्रेडिशन था, सूफी ट्रेडिशन था, उससे एक नया तरीका का संगीत बना। द मिडीवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्वाइट डिस्टिंक्ट इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक and cultural life was thus another important outstanding period of the ancient period। प्राचीन समय में जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भारत के इतिहास का मध्यकालीन दौर, वहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव आए थे जो कि बहुत ही महान था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब देखिए यहाँ तक जो हम लोग पढ़े इस चैप्टर में, अब हम लोग चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। याद रखिएगा हर एक चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप आते हैं व्हाट यू हैव लर्न सेक्शन में, चैप्टर पढ़ के आप क्या सीखे, जो इसके बाद ही हम लोग करेंगे। फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 2.2। नंबर 1, गिव रीजन वाई मक्का अरोज इन प्रोमिनेंस। अब बताइए मक्का जो है ये इतना ज़्यादा क्यों इसका विकास हुआ। द इम्पोर्टेंस ऑफ मक्का फॉर मुस्लिम इज इनएस्टिमेबल। ऑल मुस्लिम्स वेर एवर दे आर ऑन अर्थ प्रे 5 times a day in the direction of the Kaaba in Makkah. Makkah rose into prominence because it is situated on the junction of some of the essential trade routes of the world. मुस्लिम धर्म में मक्का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में हर एक कोने में जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं वह दिन में 5 बार काबा के तरफ जो मक्का में है अपना नमाज अदा करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पूजा पाठ कहते हैं। वो लोग दिन में 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं काबा के तरफ देख के। फिर ये मक्का इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये एक ऐसा जंक्शन था, यहाँ पर दुनिया का जो व्यापार होता था, यहाँ आके ये लोग इस रास्ते से जाते थे व्यापारी। एनलिस्ट एटलीस्ट 5 फील्ड्स इन विच वी कैन सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब सिविलाइजेशन। अब अरब सभ्यता में जो योगदान हुआ, तो 5 ऐसे फील्ड्स बताइए, जगह बताइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन लोगों का योगदान रहा। द 5 फील्ड्स ऑफ इंपॉर्टेंस इन अरब सिविलाइजेशन आर मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, साइंस एट्सेट्रा। इन लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा कहाँ रहा? 5 यहाँ पे हम लोग को बोला है, मेडिसिन में, एस्ट्रोलॉजी में, आर्किटेक्चर में, मैथमेटिक्स में और साइंस में। आप और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही 5 लिखें। आप जो चैप्टर पढ़ें उस हिसाब से अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप बेशक लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए, इन द साउथ इट वॉज द डैश डायनेस्टी दैट हेल्ड वे ओवर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। इन द वेस्ट इट वॉज द Chola dynasty that held way over most of the peninsular India. The Mughal system was based on the smooth functioning of the dash and dash system.
मनसबदारी एंड जागीरदारी system. The dash were money changers who issued hundis or bills of exchange. The sarafs were money changers who issued hundis or bills of exchange. The Bhakti movement stressed on oneness with God through personal devotion. ठीक है, अब चलिए ये जो चैप्टर 2 था यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, तो हम लोग पहले देखते हैं व्हाट यू हैव लर्नड। ये चैप्टर पढ़ के आप क्या सीखें। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग टर्मिनल क्वेश्चंस करेंगे, लाइन से आप देखेंगे। 2-3 वीडियो और है जिसमें हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला पोर्शन करते हैं पहले। व्हाट यू हैव लर्नड, ये चैप्टर जो आप पढ़ें इसमें आप क्या सीखें। द मिडीवल पीरियड कैन नॉट बी कॉल्ड अ डार्क period since so many important developments and growth in various spheres of life took place in different parts of the world. अब जो मध्यकालीन युग है इसको हम लोग एक काला युग नहीं कह सकते, डार्क पीरियड नहीं कह सकते, क्योंकि विश्व के अलग अलग हिस्सों में इस समय बहुत सारा विकास हुआ था। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ यूरोप इन द मिडिवल पीरियड वॉज फ्यूडलिज्म। अब यूरोप का जो समाज था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन था मध्यकालीन युग में वह क्या था, फ्यूडलिज्म था। द फ्यूडलिज्म सिस्टम कॉम्प्राइज्ड अ हायरार्किकल ऑफ ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब फ्यूडल सिस्टम क्या था, एक हायरार्की था जिसमें टॉप में सबसे ऊपर राजा बैठता था और इसकी बात नीचे के लोग सुनते थे। एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट फ्यूडलिज्म वाज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्वडम एंड मैनोरियल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो था फ्यूडलिज्म का वो इस चीज से कैरेक्टराइज था कि इसमें सर्वडम था, लोग गुलाम थे, और मैनोरियल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था। एक मैनर होता था, वो जमीन लोगों को देता था जिस पर वो लोग खेती करते थे और उस पर काम होता था। द फ्यूडल सिस्टम वाज नॉट अ स्टार्टिंग वन, इट अंडरवेंट पैटर्न्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड क्राइसिस। अब जो फ्यूडल सिस्टम था वो स्टैटिक नहीं था, एक जैसा नहीं था, उसमें बहुत सारी सफलताएं हुए, बहुत बार इसमें कठिनाइयां आई। The period before the 10th century of Europe was marked by low level of cultural achievements. Cultural life improved, learning and intellectual development began to flourish after the 10th century. 10वीं सदी तक यूरोप में जो कल्चरल अचीवमेंट था, सांस्कृतिक जो विकास थी वो बहुत ही निचले स्तर पे थी, और 10वीं सदी के बाद बहुत ज़्यादा विकास हुआ, वो लोग बहुत उपलब्धियां पाए पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, बुद्धिमानी के क्षेत्र में। इस्लाम वॉज अ न्यू फेथ स्प्रेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद अराउंड द 7th century. इट हैज सिंपल डॉक्ट्रिन्स। इस्लाम एक नया धर्म बना, एक नया विश्वास बना जो कि प्रॉफिट मोहम्मद लाए, और ये 7th century के समय इसका विकास हुआ, और इसके जो सिद्धांत थे वो बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल थे। इस्लाम स्प्रेड टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम विश्व में बहुत सारे भागों तक गया। About 1500 AD, up to about 1500 AD, Islamic culture and society was remarkably cosmopolitan and dynamic. It witnessed great strides in cultural and scientific development. लगभग 1500 AD तक जो इस्लामिक कल्चर था, जो सोसाइटी था, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, और कल्चरल डेवलपमेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी इसमें बहुत विकास हुआ। The coming of Turks and the Mughals brought new ideas of sovereignty and governance to India. The Iqta, जागीरदारी and मनसबदारी system were important administrative innovation. अब देखिए जो टर्क्स आए थे, मुगल्स आए थे भारत में, इससे एक नया राज्य करने का हुआ, भारत में नया शासन काल आया। ठीक है, और इक्ता सिस्टम आया, जागृति सिस्टम आया। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम आया जो कि जिससे उन लोग देश चला पाते थे, राज्य कर पाते थे। द मिडीवल पीरियड इन इंडिया वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मध्यकालीन जो दौर था वो एक ऐसा दौर था जब आर्थिक विकास हुआ था। द कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन मिडीवल इंडिया वाज मार्क्ड बाय अ यूनिक सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशन। अब जो सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन था मध्यकालीन भारत में, उसमें बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे धर्म,
के लोग, बहुत सारी संस्कृति के लोग, बहुत सारे सोच को मिलाकर चले थे उस समय।